आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? यस सर। एंड स्क्रीन? यस सर। ओके फाइन। ओके चलिए, हम लोग जो है अभी एसएचएम के क्वेश्चन कर रहे थे कुछ बेसिक, तो कुछ और क्वेश्चन हमें थोड़ा सा क्वेश्चन और करने हैं और फिर हम पेंडुलम और स्प्रिंग की ऑसिलेशन की बात करेंगे। उसके थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हैं वो करेंगे, उसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में, पेंडुलम में क्या होता है और स्प्रिंग में क्या होता है। और कुछ हमारे ऐसे ऑसिलेशन हैं जो कि हम डिफरेंट सिचुएशन में एसएचएम बन सकता है। जैसे कि अगर आप अर्थ में कोई टनल कर दें, समथिंग लाइक ऑफ दैट, या फिर पानी में आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ फ्लोट कर रही है और आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो एसएचएम कर सकती है। ऐसे और भी केस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे एसएचएम हैं तो उनको हम देखते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें देखना है। तो वन बाय वन चलते हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम स्प्रिंग एंड पेंडुलम पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो हमें पता चल गया था बी ओमेगा वगैरह में रिलेशन क्या होता है, फेज वगैरह कैसे हम निकालते हैं, वो सब कैसे करते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डूइंग एसएचएम इज, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, एसएचएम है ये, और इसमें काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 16 जूल है। मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.32 kg। आपको बताना है व्हाट इज तो आसान है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो इजी है, मीन पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। आप व्हाट इज एक्सटेंशन इन दिस, व्हाट इज द, ए निकाल सकते हो इसमें क्या? यस सर। निकाल सकते हो, अच्छा कैसे निकालोगे? सर के बताना चाहिए सर। कुछ और पता होना चाहिए यहाँ पे, ये तो टाइम पीरियड पता हो। लेट अस टेक टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकंड, आप निकाल सकते हो? 10 बाय यस पाई। सर, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। 10/5 इज व्हाट, ए? 10 बाय पाई। यस सर। 10/5। ओमेगा आपका ये आया, और फिर क्या किया आपने? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल लग गया। हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल किसको रखा आपने, काइनेटिक एनर्जी? यस सर। हाँ तो वहाँ से देखो वेलोसिटी तो आ जाएगी। मैं ए की बात कर रहा हूँ, अगर ए निकालना हो इसको ओमेगा ए के इक्वल लग देंगे ना, मैक्सिमम वेलोसिटी। ओमेगा ए होगी, यस। ओमेगा हमारा पाई है, तो 16/पाई आ रहा, 16 थी ना, जैसे आपने 10 मान लिया तो 16 है, ठीक है। सर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फिर वो 10 हो जाएगा, बी 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, क्या चीज़ 10 हो जाएगी? तो वेलोसिटी 10 आएगी शायद। वेलोसिटी 10 आएगी, अच्छा अच्छा। वी इक्वल टू, ये 10 आ रहा है आपका। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे इसको, इक्वल टू 16 है आपके पास, मास आपका है 0.32/2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 16.16, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो वी इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, 10 आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 10 आ जाएगा।
10/5 हो जाएगा, करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो y इक्वल टू 5 साइन 4t प्लस 5/3, तो आपको बताना है इस केस में मास ऑफ द पार्टिकल भी दिया हुआ है 2 ग्राम है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू t/4। जीरो। नो, जीरो जीरो आ रहा है। नो, जीरो तो नहीं है। t/4 पे एक्सट्रीम पे होगा ना। t/4 पे एक्सट्रीम पे होगा, लेकिन ये शुरू कहाँ से कर रहा है देखो ना, ये स्टार्टिंग जो इसकी जीरो पे है, ये t इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा ना, y इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा इसमें। ओके सर। सर 0.3 जूल। यस, 0.3 इज आंसर, करेक्ट। पॉइंट थ्री, ओके। आगे सबका आंसर 0.3 जूल कैसे आया है? डिफरेंशिएट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो उससे वेलोसिटी आ जाएगी और फिर हाफ एम वी स्क्वायर रिकॉर्ड कर देंगे। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। है ना, इसको डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, तो उससे हमारा वेलोसिटी आ जाएगा और हाफ एम वी स्क्वायर, मास हमें पता है तो 2 ग्राम है, तो वहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। डन।
बाकी लोगों का हो गया? सही, 1 मिनट। कर रहे हो? इसको b निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dt कर लो, तो 5 इंटू मतलब कॉस आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ गई t इक्वल टू t/4 पे निकाल लो, वेलोसिटी कितनी आएगी, है ना। यहाँ पे ओमेगा आपका जो है 4 है, देखो कैसे कैसे करोगे। यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा आपका 4 है, तो अगर आप टी पुट करोगे तो आएगा आपका टी इक्वल टू 4 पे 20 कॉस टी प्लस 5/3, टी प्लस 5/3, देखिए ओमेगा यहाँ पे 4 है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड आपका आ जाएगा पाई/2, यहाँ से 2 पाई/4 यानी पाई/2 आ गया, तो ये आ गया 20 कॉस पाई/2 प्लस पाई/3, इसकी वैल्यू निकालो, माइनस साइन में जो भी आएगी, -20 साइन पाई/3, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। आंसर आएगा 0.3 जूल, ठीक है। डन सबका? यस सर। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जेई मेंस का। A particle moves in SHM in a straight line in first tau second starting from rest, tau लिखा है, tau second starting from rest, it travels distance a and in next tau second it travels to a in same direction, then क्या होगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 3a, बी ऑप्शन टाइम पीरियड इक्वल टू 8 टाउ,
C option amplitude equal to 4a, T option time period equal to 6 tau. So in first 30 seconds है वो. In first tau second. हाँ T मान लो, tau होता है, सिंबल होता है tau का. Okay. ऑप्शन डी. Option Delhi. D for Delhi. यस सर. Correct. D आंसर है. एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो? 2 आ रहा है. 2a आ रहा है. अच्छा, अभी देखते हैं. कैसे किया आपने वैसे? सर ऐसे से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इक्वेशन मान ली इसकी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. साइन वाली कॉस माननी पड़ेगी. साइन से तो अनडिफाइंड आ रहा है. कॉस से आएगा क्योंकि
स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ हुआ ये। यस सर तो वन माइनस हो जाएगा, अच्छा 1 माइनस कॉस। ठीक है, फिर एक्स की जगह उनमें रेशियो रख के दोनों को सॉल्व कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी थी एक, उसको सॉल्व कर लिया। अच्छा उससे वैल्यू आ गई आपकी। यस सर। तो हाँ सही है, ऐसे होगी कॉस ओमेगा टी की या साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई होगी वहाँ से ओमेगा, है ना, तो फिर वहाँ से सॉल्व किया। यस सर। ठीक, बाकी लोग भी देखो ऐसे। कॉस मानना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तेरह 17 डिग्री सेल्सियस। अच्छा टेम्परेचर 17 डिग्री होगा दिन में भी। ये क्वेश्चन मान के वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये है, और ये क्या बोला है कि ट्रेवल डिस्टेंस ए इन फर्स्ट टाउ सेकेंड एंड 2a इन द नेक्स्ट टाउ। तो यहाँ से ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ए चला, जब ये ए चलेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस बचेगा मेरा a माइनस ए, क्योंकि ये पूरा a था, तो वी कैन राइट दिस एज a माइनस एक्स। आपका जो डिस्प्लेसमेंट वैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में देखिए तो आपका जो आएगा वो a माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जो a के बराबर दिया हुआ है, ये तो ऐसे मान लो, ये ऐसे निकाल लो, ऐसे सेकंड डाटा दिया हुआ है हमें ओमेगा टाउ है, ये सेकंड डाटा दिया हुआ है कि 2a डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें 2a जो होगा वो a माइनस ए कॉस ओमेगा 2 टाउ आ जाएगा। तो ये आपका कितना डिस्टेंस है? सर इक्वल टू 3 होना चाहिए ना। 3, करेक्ट 3 होगा। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे अगर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ और 1 माइनस कॉस 3 ओमेगा टाउ इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है एक, आप चाहो तो से एग्जेक्ट इक्वेशन मान लो, एक्स मान लो, कॉस को वहाँ से सॉल्व कर सकते हो या कुछ और सोच के कर सकते हैं वहाँ से सॉल्व, है ना। 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे याद में, या 1 माइनस कॉस ही रहने दो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। वो कर सकते हो, लेकिन वहाँ से फिर कटेगा नहीं ना, ये नीचे हमारा 3 आ रहा है, सॉरी 3 नहीं 2 आ रहा था ना ये, हाँ अब तो हो जाएगा। अच्छा ये हमारा फिर ये नीचे वाला 2 कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा ये, और ऊपर वाले को
अगर करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर वाले को ऐसे रखना है 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ, नीचे वाले को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और ये हो गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टाउ, ओमेगा टाउ, हाँ ये टाउ चल रहा है सारा, मेरा टी लिखिए सब जगह। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो a माइनस बी ए प्लस बी लगा सकता हूँ मेरे ख्याल से। तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टाउ ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो 2/3/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ओमेगा टाउ। इसको माइनस करोगे तो 1/2 इज कॉस ओमेगा टाउ। और यहाँ से फिर आपका कॉस ओमेगा टाउ ये है, तो 1/2 हमारा होता है 60 डिग्री, यानी π/3 आ गया ओमेगा टाउ, π/3 आ गया। तो यहाँ से हमारा 2π टाइम पीरियड अगर मैं पुट करूँ ओमेगा को, तो ये हो जाएगा 2π टाइम पीरियड इंटू टाउ, इससे ये कट गया, तो t/6 आया टाउ, या t आपका 6 टाउ आया, तो 6 टाउ आ रहा है टी टाइम पीरियड। और एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहता है निकाल सकते हो सॉल्व करके किसी इक्वेशन से, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो ये a माइनस a cos ओमेगा t क्यों Yes. दिया था हमने? हमने ये किया था, देखो पार्टिकल की जो पोजीशन है किसी भी टाइम पे वो इससे आएगी, x इक्वल टू a cos ओमेगा t से, ठीक है। Yes, तो sir. मान लो पार्टिकल मान लो हमारा यहाँ पे पहुंचा, तो ये चीज़ मेरी x पे यही होगा ना, पार्टिकल की पोजीशन है, किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की पोजीशन होगी x से आएगी। अब उसने बोला कि पार्टिकल मेरा a चला यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने क्या लिखा कि जो मेरा पूरा a था, ये कैपिटल A एम्पलीट्यूड था, माइनस x अगर मैं करूँगा तो मेरा a आना चाहिए। Yes, sir. मैंने ये किया a माइनस a cos ओमेगा t, x की जो वैल्यू है तो ये cos ओमेगा t है, तो वो मैंने Yes. a के बराबर, ऐसे मैंने जब 3a चला मैंने 2a और चला वो, तो मैंने फिर कर दिया कि पूरे a से 3a माइनस कर दूं अगर मैं, या पूरे a से अगर मैं x माइनस कर दूं तो 3 आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. हो गया ना, पूरा a था, a से मैं x अगर माइनस कर दूं तो 3a आना चाहिए, a माइनस एक्स शुड बी 3a, और x मेरा जो है वो a cos ओमेगा t है, ओमेगा 2 टाउ हो जाएगा यहाँ पे, t की जगह पे 2 टाउ पुट करना पड़ेगा, तो ये 2 टाउ हमारा x इससे माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। Yes, sir. ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। सर यस, सर हमें पता कैसे चला था एक्सट्रीम पे? हमें पता कैसे चला कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे है, क्योंकि उसने कहा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में इसने बोला ना, तो रेस्ट पे कहाँ पे होता है पार्टिकल? एक्सट्रीम पे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, इसलिए हमने इक्वेशन a cos ओमेगा t ली, क्योंकि इसमें जो मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा जब इस इक्वेशन में, तो ये cos 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू a आ जाएगा, तो यानी एक्सट्रीम वाली इक्वेशन है, तो मैंने वो यूज करी, साइन वाली नहीं करी, ठीक है। यस और कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो फिर आगे चलो। आप लोगों ने स्प्रिंग वगैरह पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में? Yes, sir. तो बेसिक तो आपको पता ही होगा स्प्रिंग का सब कुछ, के एक्स फोर्स लगाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होती है, वो सब तो पता है सबको, है ना। स्प्रिंग का सिस्टम करते हैं। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा प्रॉपर्टी क्या, कि के जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एल होता है, ये पढ़ा है? Yes, sir. क्यों होता है ऐसा? अगर मैं उसे काट दूं स्प्रिंग को, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है
इन्वर्स रेशो में वेरी करता है इनफैक्ट। ऐसा क्यों होता है? सर के को हम वाई ए बाई एल लिख सकते हैं ना। ए को हम क्या लिख सकते हैं? वाई ए अपॉन एल, वाई यंग मॉडुलस है, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है रॉड का। तो अगर एक मान लीजिए एक रॉड फिक्स्ड है एक एंड से और मैं उसकी तरफ एक फोर्स लगा रहा हूँ, और अगर मुझको उसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो जितना मुझे उसमें स्ट्रेन आएगा एक्स अपॉन एल, और उसमें स्ट्रेस लग रहा होगा एफ बाई ए। तो वाई को लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एफ बाई ए अपॉन एक्स अपॉन एल, तो फोर्स आ गया वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 1 मीटर में कितना फोर्स लग रहा है न्यूटन पर मीटर के, उसमें निकालना चाहूँ तो के एक्स को मैं इक्वल रख दूंगा वाई ए अपॉन एल के, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा है और के इज इक्वल टू वाई अपॉन एल आ जा रहा है। ये तो ठीक है, आपने रॉड के लिए प्रूव कर दिया, लेकिन स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग के केस में तो कोई एरिया का कोई रोल नहीं है ना यहाँ पे। जो हमारा ये एरिया है इसका तो कोई रोल नहीं है। तो इसमें स्प्रिंग वाले कैसे प्रूव करोगे चीज? रॉड वाले ठीक है, आपने जो बोला। तो अगर हम एफ इक्वल टू के एक्स से कंपेयर करें यहाँ पे, तो यू आर सेइंग कि एफ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा मान लो। तो ये मेरा एक्स है और ये एफ है, तो बाकी जो बचा वो के होगा, तो के मेरा वाई ए बाई एल, आप ये बोलना चाह रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे तो इसके केस में तो मैं बोल सकता हूँ रॉड के केस में। बट स्प्रिंग के केस में तो यहाँ पे कोई एरिया वगैरह का रोल नहीं है ना इसका। तो यहाँ पे स्प्रिंग के केस में कैसे बोलूँगा कि हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एल है? देखो ये स्प्रिंग है, इसको हमने खींचा एफ फोर्स से। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ फोर्स, तो यहाँ पे कितना फोर्स होगा स्प्रिंग में? कितना फोर्स होगा? एफ होगा। भाई स्प्रिंग में जो फोर्स होता है, अगर मैं स्प्रिंग का कोई भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, स्प्रिंग को काट दिया मैंने अपना पोर्शन और फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये एफ इधर लग रहा है और ये मान लो एफ डैश है और ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या लिखोगे? एफ इक्वल टू एफ डैश तो लिखोगे, यानी ये फोर्स एफ होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से काटता तब भी एफ आता, यहाँ से काटता तब भी एफ आता, यहाँ पे फोर्स एफ होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है, राइट? तो पूरे स्प्रिंग में फोर्स हमारा एफ होता है जब आप ऐसे खींचते हो, ठीक है। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, स्प्रिंग मूव कर रहा होता, कोई ब्लॉक ऑसिलेट भी कर रहा होता, मान लो अगर ऑसिलेट कर रहा है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू एम ए, तो आप ये लिखते हैं इसका मास अगर है मतलब। तो अब हम क्या मानते हैं? करेक्ट, ये लिखते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं? स्प्रिंग इज मासलेस। आपको पेपर क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है? अब मासलेस स्प्रिंग इज अटैच टू द ब्लॉक, ऐसा लिखा रहता है। तो स्प्रिंग इज मासलेस, तो उसका मास तो जीरो है, तो अगर ये चीज जीरो है फिर क्या आ गया आपका? एफ इक्वल टू एफ डैश। यानी हमारे सारे केसेस में हमारा स्प्रिंग पे जो फोर्स है वो थ्रू आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट? यस सर। ठीक है, चाहे स्प्रिंग रेस्ट में हो या फिर ऑसिलेट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तब भी हमारा फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, अब देखो
इतना हो गया। अब मान लो लेंथ की एल थी, आप लिखोगे एफ इक्वल टू के एक्स होता है आपका, है ना। पूरे स्प्रिंग की बात करूं अगर मैं, तो इसमें मान लो एक्सटेंशन एक्स का होता है, ठीक है। नेचुरल लेंथ से मान लो ये एक्स बढ़ रखा है अभी, तो आप लिखोगे एफ इक्वल टू के एक्स। अब मान लो मैं इस पोर्शन की बात करूं केवल, तो इसकी लेंथ मान लो यहाँ पे L1 है, फोर्स तो यहाँ पे एफ ही होगा। आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू के डैश, मान लो इतना स्प्रिंग जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश है, इनटू एक्स डैश, राइट। अब जो एक्स डैश होगा, जो एक्स होगा एक्चुअली ये एल के प्रोपोर्शन होगा, जितना बड़ा, क्योंकि जो एक्सटेंशन हुआ होगा स्प्रिंग में हर जगह यूनिफॉर्म हुआ होगा। तो अगर आप पूरी लेंथ लोगे तो हर जगह जो एक्सटेंशन है एक्चुअली एक्स का, वैसे थोड़ी इस कोने में हो गया, केवल सब जगह हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के एक्स हुआ है। तो एक्स हमारा प्रोपोर्शन टू एल है, तो अगर पूरी लेंथ लूंगा एल वाली तो मेरा एक्स आएगा। अगर मैं L1 लूंगा तो उसमें जो एक्सटेंशन होगा एक्स डैश प्रोपोर्शन टू एल होगा, L1, ये बोल सकता हूँ। यस सर। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है। अगर मैं इतनी लेंथ लूंगा तो उसमें एक्सटेंशन कम होगा, है ना। पूरा लेंथ लूंगा तो इसमें एक्सटेंशन पूरा होगा एक्स। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, एफ दोनों में सेम है और एक्स हमारा प्रोपोर्शन, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू समथिंग के इंटू एल आ गया, मैंने एल टाइम्स इंटू सी मान लो कॉन्स्टेंट, और ये आ गया के डैश इंटू L1 इंटू सी एक कॉन्स्टेंट मान लो। अगर मैं ऐसे कंपेयर करूंगा तो k इक्वल टू क्या आ गया मेरा, f बाय, पहली इक्वेशन मेरी दे रही है k इक्वल टू f बाय एल इंटू सी, और दूसरी इक्वेशन दे रही है k डैश इक्वल टू f बाय एल 1 इंटू सी। इसमें से f और c तो सेम है, तो वी कैन राइट k इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एल एंड k डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L1। तो यानी मेरा जो लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरा k। तो जितना मैं छोटा स्प्रिंग लूंगा उतना स्प्रिंग मेरा ज़्यादा क्या होगा, स्टिफ या फ्लेक्सिबल। छोटा स्प्रिंग लूंगा तो स्टिफ। स्टिफ, यानी कि सेम फोर्स लगाने पे मेरा स्प्रिंग स्टिफ जो है कम एक्सटेंड हुआ। फोर्स तो दोनों जगह बराबर थे, यहाँ पे एक्सटेंशन x हुआ लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन कम हुआ, तो ये स्प्रिंग जितना छोटा लोगे उतना ज़्यादा स्टिफ होगा, करेक्ट। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया, सब लोग एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये आगे काम आएगा जब हम ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा आपको जरूरत हेल्प करेगा ये। अभी तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ तो चल जाएगा काम हमारा। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता है कि अगर आपका सीरीज है या पैरेलल है उस केस में हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। एक बात तो वो है, दूसरी बात अगर सिंपल स्प्रिंग भी होता तो उसमें हमारा ऑसिलेशन अगर होता तो टाइम पीरियड कितना आता। तो अगर मैं एसएचएम की बात करूँ, उसमें स्प्रिंग में एसएचएम की बात करूँ तो टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो बहुत ईजी है भाई। स्प्रिंग को जब आप एक्सटेंड करोगे तो फोर्स लगाएगा, मान लो फोर्स आपका के एक्स होता है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा के एक्स लगेगा। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया और अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो फोर्स बाय मास होता है, वो आपका इसको माइनस के लिख सकते हो, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। मैंने आपको कहा था कि वही ए जो है समथिंग इंटू एक्स आता है, तो समथिंग इज ओमेगा स्क्वायर। तो यार यहाँ पे ओमेगा जो है वो रूट के बाय एम है, ठीक है। ओमेगा हमारा रूट के बाय एम है। अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ
तो 2 पाई बाय ओमेगा यानी 2 पाई बाय उल्टा हो जाएगा ये m बाई के। तो ये तो हमारा टाइम पीरियड आ गया पेंडुलम के लिए। पेंडुलम के केस में हमारा टाइम पीरियड 2 पाई m बाई के आता है, ठीक है, सॉरी नॉट पेंडुलम, स्प्रिंग के लिए। तो ये हमारा टाइम पीरियड आया, और ये टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी, इसमें कहीं जी का रोल नहीं आ रहा। तो जब कि ये अच्छे इसको वर्टिकल लेते हैं, चलो देखें वर्टिकल में आता है क्या जी का रोल, वर्टिकल भी देख लेते हैं एक बार। तो वर्टिकल में क्या होगा, पेंडुलम जो होगा इसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी जो होगी, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहां पे एक्स आपका 0 था, एक्सटेंशन जो है 0 था। यहाँ पे क्या होगा लेकिन एट इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन कितना होगा, अगर मास m है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो एट इक्विलिब्रियम x हमारा हो जाएगा mg, फोर्स के नीचे लग रहा है, kx ऊपर लग रहा है, तो mg इक्वल टू kx करोगे तो mg बाय k आ जाएगा एक्सटेंशन आपका एट इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे, या पे रुका होगा वहां पे इसमें एक्सटेंशन होगा mg बाय k। इतना क्लियर? यस सर। ओके, अब आपने इसको मान लो फर्दर एक्सटेंड किया, आपने फर्दर एक्सटेंड किया, सपोज डिस्टेंस लेट अस से y, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स अब लगेगा नेट फोर्स, इसमें फोर्स लगेगा, अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे, mg नीचे, kx ऊपर और ky ऊपर, kx प्लस y हो जाएगा इफेक्ट फोर्स आपका, ये ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसका। तो अगर आप नेट फोर्स लिखोगे तो आपका जो फोर्स आएगा वो आएगा kx प्लस वाई माइनस mg, ठीक है, ये आपका नेट फोर्स आया सिस्टम पे। अब आपको पता है कि kx आपका जो है mg के बराबर है, तो एक kx से तो mg कट जाएगा, तो फोर्स बचेगा केवल ky, फोर्स बचेगा ky। एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो आ जाएगा k बाय m इंटू वाई, मास से डिवाइड कर दोगे फोर्स को, तो फिर दोबारा आपका जो ओमेगा आया वो रूट k बाई m आया, और फिर दोबारा हमारा टाइम पीरियड जो आया 2 पाई m बाई k आया। तो वर्टिकल ऑसिलेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड आपका सेम आया, बस फर्क ये पड़ा कि मीन पोजीशन पे अब जो एक्सटेंशन है वो इतना होगा, ऑलरेडी जो एक्सटेंशन है वो इतना होगा, यहाँ पे 0 था, बस ये फर्क पड़ा। तो हमारा जो पेंडुलम है, सॉरी ये जो स्प्रिंग है, इसका जो टाइम पीरियड है वो m और k पे डिपेंड कर रहा है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी अगर स्प्रिंग वाली जो घड़ी है या कुछ चीज है उसको मैं अगर मून पे ले जाऊं अर्थ से, तो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। लेकिन जो पेंडुलम वाली घड़ी होगी उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी आता है, 2 पाई रूट एल बाई जी आता है, तो वहां पे जो है वो डिपेंड करता है आपकी जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। वहां पे जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, 2 पाई रूट एल बाई जी अगर आप देखोगे वहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करता, वहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करता है। चलिए आगे चलें। तो इसके अंदर जो फर्दर डिस्प्लेसमेंट है एक और वहां से एक और बता दीजिए इसके। ओके, शुरू में तो हमारा इक्विलिब्रियम पे x इक्वल टू mg बाई k, तो ऑलरेडी आप डिस्प्लेस था, ये अपने मीन पोजीशन से एक्सटेंड था अपने नेचुरल लेंथ से, ऑलरेडी ये x एक्सटेंड था नेचुरल लेंथ से, ठीक है। तो एक kx फोर्स ऊपर लगा रहा था, mg नीचे लग रहा था, बैलेंस हो रहे थे, तो kx इक्वल टू mg। अब आपने फर्दर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसका ऑसिलेशन चेक करने के लिए, तो आपने फर्दर डिस्प्लेसमेंट किया y, जब आपने y डिस्प्लेस किया इस पे, तो नेट अब एक्सटेंशन कितना हो गया टोटल, x प्लस वाई हो गया। यस सर।
तो फोर्स कितना लगाएगा स्प्रिंग k इंटू एक्स प्लस वाई ऊपर की तरफ को, और mg नीचे Yes, sir. लगेगा, mg Yes. नीचे, तो नेट फोर्स कितना आया k एक्स प्लस वाई माइनस mg, ठीक है। Yes, sir. Okay. अब ठीक है, तो k एक्स आपको पता है mg के बराबर है, तो k एक्स आपने काट दिया, k वाई बचा उसको आपने इक्वेट कर दिया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे इसमें। अब बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की, कि अगर मैं स्प्रिंग को सीरीज में या पैरेलल में ऐड करूं तो मेरे वैल्यू क्या आएंगी, है ना। k की वैल्यू कितनी आएगी, k1 और k2 को अगर मैं स्प्रिंग को सीरीज या पैरेलल में ऐड करूं तो क्या आएगा। तो लेट अस से सम कॉम्बिनेशंस, मान लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, दो स्प्रिंग लगा दिए ऐसे, और इससे मास अटैच है मेरा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है मान लो। तो आपने इसको एक्सटेंड किया और छोड़ दिया, जब छोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों फोर्स लगाएंगे, दोनों का फोर्स लगेगा एक साथ। तो इस केस में क्या होगा, जब आप फोर्स जो आपका होगा, अगर आपने इसको x एक्सटेंड किया अपनी जगह से इधर को मान लो, तो जो फोर्स लगेगा वो k1x ये लगाएगा, ये भी x एक्सटेंड हो जाएगा, ये भी x एक्सटेंड हो जाएगा, तो फोर्स ये k1x लगाएगा और वो k2x लगाएगा। मान लो F1 है, ये F2 है, ये k2 into x लगाएगा, तो नेट फोर्स जो आपका लगेगा ब्लॉक पे वो k1 प्लस k2 into x लगेगा। फिर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो k1 प्लस k2 आ जाएगा, तो जहाँ पे आपका k आता था वहाँ पे k1 प्लस k2 आ जाएगा, यानी तो ओमेगा फिर आपका वही आ जाएगा, रूट ऑफ k2 बाय m। और अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहोगे तो 2 पाई रूट m बाई k 1 प्लस k2, यानी कि जो आपका k आ रहा था, यानी कि आपका जो k आ रहा था यहाँ पे k इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, k इक्विवेलेंट जो इसमें आ रहा है इस केस में वो k1 प्लस k2 आ रहा है, k1 प्लस k2 आ रहा है, यानी दोनों का सम आ रहा है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग कांस्टेंट इज k1 प्लस k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड अगर मान लो ऐसा है तो क्या करोगे, इसको क्या बोलोगे, पैरेलल। पैरेलल, यस सर। क्यों पैरेलल है तीसरे वाला। अगर उसको हम एक साइड को डिस्प्लेस कर देंगे तो दोनों साइड सेम फोर्स लग जाएगा, के एक्स कंप्रेशन के साइड पे, एक्सप्रेशन के साइड पे, इलॉन्गेशन के साइड, उसमें भी इक्विवेलेंट के लिए सेम आ जाएगा। अगर हम इसे x डिस्प्लेस करेंगे इधर को एक साइड को, तो k2x जो फोर्स लगेगा, k2 वाला जो स्प्रिंग होगा कंप्रेस हो जाएगा, k1 वाला इलोंगेट हो जाएगा, है ना। ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये इलोंगेट हो जाएगा, तो ये k2 वाला इसको इधर को पुश करेगा, जो कंप्रेस है, तो ये k2x फोर्स लगाएगा इस पे, और ये वाला क्योंकि इलोंगेट हो रखा है ये भी इसको खींचेगा, तो ये k1x फोर्स लगाएगा। तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, k1x और k2x, दोनों का सम जो है हमारा फोर्स का अगर आप निकालोगे तो k1 प्लस k2x ही आएगा, सेम जो आपने भी निकाला है। तो यानी ये वाला जो केस है मेरा थर्ड, ये भी मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही केस है, ठीक है, ये भी मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही केस है। क्लियर। यस सर। सर थर्ड केस दोबारा बता दो। देखो थर्ड केस में ऐसा है, अब आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर को किया x, तो ये x कंप्रेस हो जाएगा, ये वाला स्प्रिंग ये कंप्रेस होगा तो इधर को फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा k2 इंटू एक्स, और ये वाला स्प्रिंग क्या होगा इलोंगेट, तो ये कितना फोर्स लगाएगा k1 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा ना मास। मान लो आपने x कर दिया इसको यहाँ पे, तो ये कैसे आ जाएगा, मास से यहाँ पे आ जाएगा, तो एक इधर को फोर्स लगाएगा ये वाला स्प्रिंग k2 इंटू एक्स, और ये वाला स्प्रिंग क्योंकि खींच जाएगा ऐसे हो जाएगा स्प्रिंग ये, तो ये इधर को लगाएगा k1 इंटू एक्स, तो ये k1 इंटू एक्स लगा रहा है इधर को, और ये k2 इंटू एक्स लगा रहा है इधर को, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, है ना। यस सर।
नेट फोर्स कितना हो जाएगा, k1x प्लस k2x, वही केस आ गया सेम जो आपने अभी ऊपर निकाला था ये वाला। तो फिर वो सेम करोगे तो ये a आ जाएगा, फिर ये ओमेगा आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड जब 2 पाई रूट m किया था तो ये k1 प्लस k2 आ गया, फिर k इक्विवेलेंट हमारा k1 प्लस k2 है। क्लियर? यस। ओके, तो ये हमारे सारे हुए पैरेलल के कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये स्प्रिंग इन पैरेलल वाली केस हुआ। तो हम स्प्रिंग जब पैरेलल में होंगे तो k1 प्लस k2 लेंगे। ओके, अब देखिए सीरीज में स्प्रिंग इन सीरीज का केस या तो ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल वाला, ये एक स्प्रिंग है मान लो और इससे दूसरा स्प्रिंग एक और अटैच है और इससे मास अटैच है। एक k1 है, एक k2 है। ठीक है, अब आपने इसे खींचा, तो आप इसको जब खींचोगे तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होंगे। आपने इसको मान लो x खींचा, तो इनमें इलोंगेशन होगा, इसमें मान लो x1 इलोंगेशन हुआ, इधर को x1 खींचा और ये x2 खींचा, तो वी कैन राइट x1 प्लस x2 इक्वल टू x। अब जो x1 होगा, x1 जो होगा वो होगा f बाई k1, फोर्स तो दोनों में सेम होगा, और ये होगा f बाई k2। तो आपका जो f होगा वो आ गया k1 प्लस k2 डिवाइड बाई k1 k2। तो आपका f आया फोर्स जो है, जो फोर्स हमने यहाँ पे f लगाया था उसको मैं लिख सकता हूँ k1 प्लस k1 इंटू k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू x। ठीक है, अब वही आ जाएगा फिर आपका, आप एक्सेलरेशन अगर निकालोगे, एक्सेलरेशन आपका फोर्स बाय मास आएगा। तो मैं f इक्वल टू kx से कंपेयर करूँ इसे, तो मैं क्या सिंपली मैं क्या राइट कि k इक्विवेलेंट जो मेरा आ रहा है वो k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 ये आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, इससे ये भी आ सकता है इक्वल टू 1 बाई k इक्विवेलेंट। These are the expression for the k equivalent when your spring are in series like this or like this. आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, तो ये कर लीजिए आप लोग। रेजिस्टेंस से उल्टा है ये, आप करिए, डिस्कस करते हैं फिर।
ओके ओके, हाँ जी, कर लिया सबने नोट? यस अच्छे से यस सर। रेजिस्टेंस अगर आप कंपेयर करो, जो रेजिस्टेंस आपने पढ़े होंगे अब तक, आपने रेजिस्टेंस पढ़े ना सीरीज पैरेलल में, तो उससे ये अपोजिट है ना? यस यस सर। यस पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 आता था वहाँ पे, यहाँ पे सीरीज में आ रहा है 1/R1 + 1/R2, तो यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, अभी आप ये आगे ही पढ़ोगे, कैपेसिटेंस पढ़ोगे आप लोग, इंडक्टेंस एक आएगा 12th में टर्म सीरीज पैरेलल में, तो आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है और कौन सा जो है इसको फॉलो कर रहा है, स्प्रिंग वाले को। तो देखेंगे, चलो। तो हमारा के इक्विवेलेंट जो है इतना बना, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई चीज और दिमाग में आ रहा है, आपको बता दूंगा। अभी जब बात कर रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल, मैं को समझा रहा था, तो इसमें ये भी सोच सकते हो आप, देखो कि जो स्प्रिंग है मेरे, ये कई सारे स्प्रिंग हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, कई सारे स्प्रिंग हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, अगर मैं एक स्प्रिंग मान लो मैं लेंथ मान लूँ इसकी, पूरी लेंथ एल थी और मैंने एन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो L/N लेंथ ले लूँ मैं, L/L, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको कि आपका क्या है इसमें सीरीज, ये सारे सब सीरीज में है, तो क्या लिखोगे 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 ऐसे लिखोगे सीरीज में, एंड सो ऑन। ठीक, अब स्प्रिंग आपके सारे आइडेंटिकल है, ये स्प्रिंग क्या है, सारे मेरे आइडेंटिकल स्प्रिंग है, क्योंकि मटेरियल सेम है सबका, स्प्रिंग का लेंथ सेम है, तो मेरे स्प्रिंग आइडेंटिकल है, तो सबका के सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1/ मान लो k डैश + 1/k डैश अप टू कितने टाइम्स आएगा ये, n टाइम्स, क्योंकि n स्प्रिंग होंगे आपके, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू n/k डैश, और योर k डैश विल कम इक्वल टू k इक्विवेलेंट बाय n। नहीं, n इंटू k इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। तो आपका जो k डैश है वो ज्यादा आ रहा है, छोटे स्प्रिंग का जो k डैश है वो n टाइम्स आ रहा है, तो जितना आप छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे उतना आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा आ जाएगा, तो यहां से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, तो ये सब आप सोच सकते हो। जब हायर क्लास में जाओगे और अगर वहाँ पे स्प्रिंग पढ़ोगे, तो वहाँ पे फिर हम बात करते हैं स्प्रिंग के एरिया, जो आप अभी बता रहे थे ना, एरिया की, जो ये वाला स्प्रिंग होता है इसके अभी एरिया पे डिपेंड करता है, इसकी रेडियस पे भी डिपेंड करता है, इनफैक्ट जो ये रेडियस है स्प्रिंग कांस्टेंट, और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो वो आप हायर क्लास में फार्मूला पढ़ोगे, उसके लिए क्या फार्मूला था। अभी तो हम लोग ये मानते हैं कि सिंपल चीज लेके चलते हैं। चलो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है इनके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा बहुत छोटे मोटे। छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक क्वेश्चन ध्यान है, आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में क्वेश्चन किया होगा, एक स्प्रिंग है, उससे मास अटैच है, और इसको मैं अगर धीरे धीरे छोड़ूं तो कितना एक्सटेंशन आता है इसमें, mgy की आता है। यस अभी हमने ड्राइव के पीछे भी देखा था, और इसको अगर सडनली छोड़ूंगा तो कितना आता है, अगर मैं सडनली छोड़ दूं एक्सटेंशन कितना आता है, जहाँ पे रुकता जाके, नहीं किया आपने? नहीं किया ये? शायद डबल चला जाता है उसका। कैसे निकालते हो आप ये? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो यहाँ पे जब ये एनर्जी होगी, यहाँ पे तीन एनर्जी हैं, एक तो है काइनेटिक, एक पोटेंशियल और एक स्प्रिंग।
काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है क्योंकि रुका हुआ है, यहाँ पे भी 0 ही है। पोटेंशियल एनर्जी आप कुछ मान लो यहाँ पे, अगर मान लो आपने यहाँ पे 0 मान ली तो यहाँ पे माइनस एम जी इंटू वाई हो जाएगी, अगर इसमें वाई नीचे आया है। स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हो जाएगी हाफ के इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्सटेंशन स्प्रिंग में वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो तो यहाँ की एनर्जी आपकी 0 आ रही है टोटल इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो बी पे भी 0 आनी चाहिए। तो यू कैन राइट 0 इक्वल टू माइनस एम जी वाई प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका वाई जो है 2mg/k आता है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आता है हमारा mg/k, क्योंकि हम यहाँ पे धीरे धीरे इसको नीचे लेके आते हैं, धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे फोर्स आपका बैलेंस हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। तो mg/k इक्वल टू mg इक्वल टू kx के बराबर होता है, तो यहाँ पे mg/k एक्सटेंशन आता है, तो यहाँ पे mg/k आता है, यहाँ पे 2mg/k आता है। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो इतना तो ओके, इतना तो आपने वर्क एनर्जी पावर मेरे को एक्सपेक्टेड आपने देख लिया होगा क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या पूछना चाह रहा था, मैं जो यहाँ पे पूछना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था, देखो इसको हम एक तरीके से और सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2mg/k को। ये जो स्प्रिंग है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या ये है? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या ये है? नहीं है, ये नहीं है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, यहाँ पे ये mg/k बराबर होगा ये, राइट? आपने इसको इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर उठा रखा था? ये डिस्टेंस कितना था? mg/k उठा रखा था। तो वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? 0 थी। तो आप ये मान सकते हो कि आपने इसे इक्विलिब्रियम से mg/k उठा रखा है। अब आपको छोड़ोगे तो SHM करेगा, ये SHM करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? ये इसकी मीन पोजीशन है और आपने इसको mg/k, तो अपनी मीन से कितना नीचे जाएगा ये mg/k? यहाँ से मीन से इतना नीचे जाएगा mg/k। टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया मेरा? 2mg/k। 2mg/k। तो इसको हम SHM से भी सोच सकते थे। समझ में आया सबको? आया समझ में? यस सर। गुड। तो ये हम वर्क एनर्जी पावर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी सोच सकते हैं। इसको अभी थोड़ा सा और इसके मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर लूंगा ना बेसिक वाले, तो उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे इसको कैसे यूज करना है। कोई अगर नोट कर रहा है तो कर लीजिए, मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहले तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं। करें? यस। ओके, बेसिक से उठना। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। स्प्रिंग कांस्टेंट बता रहा है इसमें, सॉरी ये K1 है, ये भी K1 है और ये K2 है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? डन सर। ओके, डन। दो सीरीज आपके, सॉरी दो पैरेलल में है और एक सीरीज में है, तो 2K1 आ जाएगा पैरेलल वाले का, सीरीज वाला K2 है, फिर दोनों को ऐड कर लो 1/2 K1।
ओके, क्या रहा है? Done. डन। आगे सब कौन सा है? यस यस सर। क्या है? ऐसे करके आ जाएगा मतलब K1 K2 हाँ, तो अगर लिखोगे K2 इंटू 2K1 ऐसा। यस सर यस करेक्ट। इन दोनों को पहले मानो तो 2K1 हो गया और ये सीरीज में K2 हो गया। इन दोनों को अगर मानोगे तो सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो। दोनों आपके सीरीज में है, ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग, तो डायरेक्ट ये कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप सिंपली कर लोगे, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये सिंपल ही चलो। 1/4 लेंथ of a spring of constant K is cut away. What is the K for remaining spring? तो वैसे बता दो बिना करी। फोर बाय थ्री के। बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। लेंथ आपकी 3/4 बचेगी, स्प्रिंग आपका 4/3 के आ जाएगा। डन सबका समझ में आ रहा है 4/3 क्या है? ओके, तो 4/3 क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ जाएगा 3/4। आ रहा है? 4/3 कर दो। तो 4/3 आ रहा है। हाँ 4/3 है इसमें, क्योंकि लेंथ आपकी 3/4 हो जाएगी ना। यस सर। 4/3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये एक सिस्टम है, मास m है और ये ऑसिलेट कर रहा है फिर एम्पलीट्यूड a, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a है। यहाँ पे जो स्प्रिंग है इनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 हैं और जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो पॉइंट P है। तो आपको बताना है द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P। द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P कितना होगा?
So K2 upon K1 plus K2. means D option. Yes, sir. Correct, D option.
बाकी लोगों ने कहा सर डी। डी आ गया, ओके। कर दी सब लोगों ने? जिनका है कैसे किया आप लोगों ने? सर अगर ये सिर्फ एक ही स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग दोनों साइड से फोर्स लगाती है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। मान लेते हैं एक ही स्प्रिंग होती है, तो अगर मैं इसको एम एम ब्लॉक को खींचूं तो दोनों साइड से फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे हम पी पॉइंट को भी अगर हम उसी तरह से कंसिडर करें तो उसमें राइट साइड पे फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगा। तो वहां से रिलेशन आ जाएगा K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। और क्योंकि ये ब्लॉक इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो ये अगर ए की इस पे इलॉन्गेशन होगी तो x1 प्लस x2 को मैं ए ले सकता हूँ। इन दोनों को मतलब ये दो अलजेब्रिक इक्वेशन आगे इनको सॉल्व कर लेंगे। बात लोगों समझ में आया क्या बोला उन्होंने? एक तो ये तो सही है, सबको समझ में आ रहा होगा ए इक्वल टू है। और ये उन्होंने बोला कि मैं किसी भी पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे देखूं मेरे फोर्स हर जगह बराबर होते हैं स्प्रिंग में ना, फोर्स दोनों डायरेक्शन में फोर्स बराबर होता है। तो अगर इसमें एक्सपेंशन x1 हो रहा है, इसमें x2 होता है, तो मैं इस पॉइंट पे अगर देखूं तो मैं लिख सकता हूँ K1 x1 इक्वल टू K2 x2। तो यहाँ से मैं जो है x1 निकाल सकता हूँ, तो मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P आ जाएगा अगर मैं x1 निकाल लूँ, उसको सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। क्लियर? सबको समझ में आया? एक बार और बता दीजिए। देखो ये तो क्लियर है कि जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में मान लो x1 और इसमें x2 वो ए के बराबर होगा, ये तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, कौन सा एक्सटेंशन है? जबकि स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है, क्योंकि ए एम्पलीट्यूड तभी ये लेगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच या मैक्सिमम कंप्रेस होंगे दोनों, है ना? तो ये हम जो x1 x2 निकाल रहे हैं ये मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन है, यानी जो x1 होगा ये मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग होगा या मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इससे हमारा x1 अगर मैं निकाल x1 लेफ्ट या राइट जा सकता है, ठीक है? यस सर। होगा, बताओ जल्दी, यस या नो? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर हमारे पास जो a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 आ गया, इसके बाद क्या बताया आपने? मैंने ये बोला कि जो x1 है और x2 है वो क्या है? x1 जो है हमने लिखा a इक्वल टू x1 प्लस x2। a क्या है? मैक्सिमम इलोंगेशन है स्प्रिंग में या मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो जिस टाइम पे हमारा स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेट होगा उस टाइम पे इसका इलोंगेशन भी मैक्सिमम होगा, इसका भी मैक्सिमम होगा, 1 का भी और 2 का भी, ठीक है? यस सर। और जिस टाइम पे ए मैक्सिमम होगा, कंप्रेशन होगा सबसे ज्यादा स्प्रिंग में ए, उस टाइम पे ये वाला स्प्रिंग भी सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, ये वाला स्प्रिंग भी सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, राइट? यस सर।
यानी x1 और x2 जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है ना। स्प्रिंग तो जरूरी थोड़ी कि आपका हमेशा a इलोंगेट हो, स्प्रिंग तो a/2 भी हो सकता है इलोंगेट। उस टाइम पे जो एक्सपेंशन होगा वो x1 डैश प्लस x2 डैश भी हो सकता है। जब हम उसको a लिख रहे हैं, a लिखने का मतलब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन की या कंप्रेशन की। उस टाइम पे ये स्प्रिंग भी हमारे मैक्सिमम इलोंगेट या कंप्रेस होंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो यानी ये वाला स्प्रिंग जो मेरा है 1 वाला, ये मैक्सिमम x1 इलोंगेट होगा या मैक्सिमम x1 कंप्रेस होगा, ठीक। यस सर। यानी मेरा जो P पॉइंट है वो मैक्सिमम x1 या तो लेफ्ट जाएगा या मैक्सिमम मैंने राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। P पॉइंट ये x1 कंप्रेशन हो सकता है ना मैक्सिमम, तो लेफ्ट कितना जा सकता है, ऐसे राइट जा सकता है। तो यानी P का जो एम्पलीट्यूड है वो x1 है, तो हमें x1 चाहिए यानी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। यस सर। तो मुझे x1 चाहिए। अब मैंने दूसरी क्वेश्चन सोची, मैंने सोचा कि यार पूरे स्प्रिंग में मेरा फोर्स सेम होता है, क्योंकि मैं कोई भी अगर स्प्रिंग काटता हूँ तो मेरे दोनों तरफ फोर्स बराबर आते हैं। यस। तो मैंने पॉइंट P लिया और पॉइंट P पे मैंने फोर्स चेक की है, तो पॉइंट P पे मेरे फोर्स जो है ऐसे काम कर रहे हैं, K2x2 इधर को और K1x1 इधर को, ऐसे काम करेगा फोर्स। यस सर। तो ये बराबर होंगे आपस में, तो यहाँ से इक्वेशन ये बनी। यस सर। अब मेरे पे दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करके मैं x1 निकाल सकता हूँ, x2 को एलिमिनेट करना है मुझे। यस सर। तो सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमारा ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर? यस सर। बाकी लोगों क्लियर हुआ? यस यस अच्छा, अब देखो एक तरीका मेरे को एक बार एक स्टूडेंट ने बताया, 2009 में क्वेश्चन आया था ना, तो 2009 में एक स्टूडेंट था मेरा, उसने एक तरीका बताया। मैंने सर एक चीज करता हूँ, 4 ऑप्शन थे ना मेरे पास, अब देखो उसने क्या सोचा। ये सब क्लियर हो गया इतना? आगे बताऊँ तरीका क्या लगा उसमें? यस सर। देखो उसने बोला कि सर मान लो मेरा K जो है पहला वाला स्प्रिंग स्टिफ होता, इनफाइनाइट स्टिफ, यानी K1 मेरा इनफाइनाइट होता, तो क्या होता? K वाला स्प्रिंग स्ट्रेच होता पहले वाला जो स्प्रिंग है, जब आप इसको मान लो A खींचोगे, इस वाले ब्लॉक को जब आप A आगे करोगे तो क्या होगा? ये वाला स्प्रिंग तो स्ट्रेच होगा ही नहीं, पीछे वाला कौन सा स्ट्रेच होगा? K2 वाला। K2 वाला। कितना स्ट्रेच होगा? A। ठीक है, तो K2 वाला A होगा, K1 वाला 0 होगा, यही होगा। यस सर। यानी अगर मेरा K1 इनफाइनाइट है तो P पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना है? A। 0। P तो मूव ही नहीं करेगा ना, 0 P पॉइंट तो मूव ही नहीं करेगा जब ये स्प्रिंग खींचा ही नहीं, ये वाला स्प्रिंग खींचा ही नहीं, तो P वाला तो मूव ही नहीं करेगा। तो K1 अगर इनफाइनाइट है तो एम्पलीट्यूड इज 0। यस सर। अब यहाँ पे मैं चेक करूँ, अगर मैं K को इनफाइनाइट K1 को पुट करूँ, एम्पलीट्यूड 0 कहाँ पे आ रहा है मेरा? K1 इनफाइनाइट पुट करूँ अगर मैं, एक तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो सकता है। K1 को अगर मैं 0 इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ से K1 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे K2/K1 आ जाएगा। तो मैं अगर इनफाइनाइट पुट करूँगा तो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें अगर मैं पुट करूँ K2 से डिवाइड करूँ इस इक्वेशन को, तो K2 से डिवाइड करूँगा तो इक्वेशन मिल जाएगी A डिवाइड बाय K1/K2 प्लस K2 सॉरी प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे K1 को इनफाइनाइट पुट करूँ तो ये चीज 0 हो सकती है, क्योंकि A/infinity आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 1 इज अगेन इन्फिनिटी, तो A/infinity इज 0, तो ये चीज 0 हो सकती है। यस सर। और ये 0 हो सकती है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, राइट। यस। अब दूसरा भी कह सकते हो आप, दूसरा केस ये मान लो K2 को इनफाइनाइट मान लो, या K1 को, उसने बोला मैं सर K1 को बिल्कुल वो मान लेता हूँ 0, बिल्कुल लाइट फ्लेक्सिबल। तो अब क्या होगा? अब आप इसको A खींचोगे तो कौन सा स्प्रिंग खींचेगा? A1 वाला। A1 वाला खींचेगा सारे का सारा, ये तो खींचेगा ही नहीं, A1 वाला खींचेगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा P पॉइंट का? X1। भाई मैंने अगर इसको A खींचा, इस वाले ब्लॉक को, तो कौन सा स्प्रिंग A खींचा? पीछे वाला खींचा ना A, ये तो खींचेगा ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? A आएगा ना, P पॉइंट में A राइट चला जाएगा, तो एम्पलीट्यूड A आना चाहिए। यानी मैं K1 को अगर 0 पुट करूं
तो एम्पलीट्यूड ए आना चाहिए। कौन सी क्वेश्चन में आ रहा है ए? मैंने कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर डी। डी में आ रहा है। डी। इसमें तो आ नहीं रहा। तो उसने कहा मैं ऐसे तो कर सकता था, मैं या मैं K2 को इनफाइनाइट मान लूं, K2 को 0 मान लूं, उससे मैं सोच सकता हूं कुछ। समझ रहे हो? समझ में आई बात? यस सर। तो ऐसा भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कभी कभी शॉर्ट मारने के लिए, है ना? शॉर्ट इसलिए भी मार सकते, ठीक है? अच्छा तरीका था। यस सर। तो आप लोग भी लगाओगे ऐसे तरीके से, धीरे धीरे आप बताओगे, जब दिमाग खुलेगा ना धीरे धीरे और चीजें कुछ आएंगी माइंड में। तो हम क्वेश्चन भी अच्छे करेंगे तो आपके आएंगे दिमाग में। तो दिस वाज द वन मोर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ठीक है, बेसिक मेथड तो ये है, ये सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे किया, ठीक है? तो ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लास को आज स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में फिर स्प्रिंग के थोड़ा और क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे पेंडुलम पे मूव करते हैं, राइट? यस। ओके, फिर देन थैंक यू एंड बाय एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।